आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी कि शक्ति और उसके नियम। फोर्स कहते किसको? सबसे बड़ा सवाल है कि फोर्स होता क्या है। सबसे पहली चीज़, जैसे अगर ये कोई वस्तु है, इस वस्तु को अगर यहाँ से पकड़ के हम खींचते हैं, पुल करते हैं, तो ये फोर्स कहलाएगा। अगर इसको इधर से पुश भी करते हैं तो ये भी फोर्स कहलाएगा। यानी किसी भी वस्तु को पुल करना हो या पुश करना हो तो वो फोर्स कहलाता है। ठीक है। साथ ही अगर इसको हम ऊपर उठाते हैं, पकड़ के इसे उठाते भी हैं, ठीक है, तो ये भी फोर्स कहलाएगा। अगर इसको ऊपर से दबाते हैं, स्क्वीज करते हैं, तो ये भी फोर्स कहलाएगा। प्रेस करते हैं, स्क्यूज करते हैं, प्रेस करने का मतलब ऐसे दबाना, ये फोर्स हुआ। ऐसे करके ऐसे दबाएंगे स्क्यूज, तो वो भी फोर्स कहलाएगा। यानी ऐसा कोई भी चीज़ जिसमें प्रेशर पड़ रहा हो या खींच रहे हैं, इस तरीक़ा का कोई भी फीलिंग हो, जिसमें हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ती हो, ताकत लगाती हो, उस चीज़ को फोर्स कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है। कोई भी चीज़ पर फोर्स अगर हम लगाएंगे तो क्या होगा। तो जैसे अगर ये वस्तु है, इसको इधर से हम ठेलते हैं, पुश करते हैं, तो क्या चीज़ होगा। तो ये वस्तु यहाँ से चल के यहाँ आ जाएगी, यानी कि क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। उसके स्थान में परिवर्तन हो गया, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँच गया। अगर इसको हम खींचते भी तो भी यहाँ से यहाँ पहुँचता, उस कंडीशन में भी डिस्प्लेसमेंट होता। यानी पुश और पुल दोनों का रिजल्ट डिस्प्लेसमेंट। अब अगर ये पुश और पुल के जगह अगर ऊपर से इस पर प्रेशर डालता तो डिस्प्लेसमेंट होता नहीं, तब डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। तब क्या होता, ये अगर मुलायम चीज़ होता तो ये थोड़ा सा दब जाता नीचे की ओर। हाँ। यानी इसका क्या होता, साइज में परिवर्तन हो जाता है, चेंज इन साइज, चेंज हो जाता, चेंज इन साइज या चेंज इन उसका जो आकार है, शेप है, वो बदल जाता। हाँ। यानी फोर्स का रिजल्ट क्या होता है, या तो उसका स्थान परिवर्तित हो, जगह परिवर्तित हो, या उसका साइज में चेंजिंग होगा, या उसका शेप में चेंजिंग होगा। ठीक है। इसी तरीक़ा से अलग अलग इफेक्ट इसमें आएगा। हमने देखा कि वस्तु पर अगर पुश या पुल कुछ भी लगाते हैं तो उसको डिस्प्लेसमेंट करता है, उसका स्थान परिवर्तित करता है। अगर ये पुश और पुल कुछ देर लगाने के बाद स्टॉप कर दे तो वस्तु यहाँ अपना स्थान परिवर्तित करके रुक जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन अगर ये पुश या पुल कंटिन्यू चलता रहे, यानी इसको खींच रहा, ये खींचता ही रहे, आगे चलता ही रहे, तो क्या होगा, वस्तु क्या हो जाएगा, इन मोशन हो जाएगी, मोशन में आ जाएगी, चलने लगेगा। और अगर ये वस्तु ऑलरेडी जो है ये इन मोशन में हो और इसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जाए तो क्या होगा, ये वस्तु जो है रुक जाएगी, स्टेशनरी हो जाएगी। तो ये फोर्स जो है मोशन को स्टार्ट भी करता है और मोशन को स्टॉप भी करता है, दोनों काम करता है। स्पीड को बढ़ाएगा, स्पीड को घटाएगा, ठीक है, मोशन उत्पन्न करेगा, मोशन ख़त्म करेगा। ये सारी चीज़ें फोर्स का इफ़ेक्ट है। अब आगे देखते हैं। ये जैसे मान लिया एक ये टूल है हमारा, एक टेबल है, ठीक है। टेबल पर ये एक बॉक्स रखा हुआ है, क्लियर है। टेबल पर हमारा एक ये जो है बॉक्स रखा हुआ है, तो बॉक्स का जो वेट है वो नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, यानी ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है। लेकिन ये टेबल क्या है, इसको रोके हुए, टेबल जो है इसको ऊपर की तरफ ठेल के रखा है इसे, ठीक है, टेबल इसको ठेल के रखा है। तो जब तक ये दोनों फोर्स जो है एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है, यानी ये वेट जो है, वेट के कारण ये टेबल नहीं टूट रहा है, या ये टेबल जो है ऊपर की ओर पुश करते हुए बॉक्स को ऊपर नहीं उछाल दे रहा है, दोनों बैलेंस में है, तो इस तरह का फोर्स जो है कहलाता है बैलेंस फोर्स। ठीक है।
यानी इसका वेट नीचे की तरफ काम करा, ये पुश ऊपर की तरफ काम करा, ये दोनों मिल के बराबर हो जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर ये रखा हुआ है। इस तरह का जो भी फोर्स कहलाता है वो बैलेंस फोर्स कहलाता है। इसी का अपोजिट जो है अनबैलेंस फोर्स होता है। अनबैलेंस फोर्स कैसा होता है, जैसे ये तुम्हारा एक स्लोप है, यहाँ पर जो है ये गाड़ी है, ये गाड़ी है। अब ये गाड़ी का वेट जो है नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, और इसका जो कंपोनेंट फोर्स का टूटेगा ये सामने की तरफ आएगा, और फ्रिक्शन जो है इसको ऊपर की तरफ ठेल रहा है। जो ज़मीन पर ससरने के लिए फ्रिक्शन है वो इसको ऊपर की तरफ ठेल रहा है। तो ये फोर्स फ्रिक्शन का और ये इसका वेट का कंपोनेंट का फोर्स अगर ये इक्वल रहेगा दोनों, तो गाड़ी यहाँ की यहीं रहेगी। अब फ्रिक्शन तो बढ़ेगा नहीं कि ऊपर चढ़ने लगे, लेकिन गाड़ी का वेट जो है अगर इस फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा रहेगा तो ये गाड़ी धीरे धीरे स्लोप करके नीचे आ जाएगी। तो जो स्लोप करेगी यानी फ्रिक्शन से इसका वेट अगर बढ़ गया, फोर्स उसका नीचे की तरफ बढ़ गया, तो इसको बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। यानी ऐसा दो फोर्स जो एक दूसरे से कम बेसी हो, अप डाउन हो, जिसके कारण मोशन उत्पन्न हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? अनबैलेंस फोर्स। और जिसमें जो है दोनों फोर्स जो है इक्वल हो और मोशन को रोक रही हो, कोई मोशन उत्पन्न नहीं हो, उसको बोलेंगे बैलेंस फोर्स। अब आगे हम लोग देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये मोशन पर न्यूटन्स ने जो रूल्स बनाए हैं, 3 रूल्स दिए उन्होंने, उनको बोला जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इनका पहला रूल जो कहलाता है फर्स्ट रूल ऑफ मोशन, फर्स्ट रूल या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसके अनुसार क्या है कि अगर कोई वस्तु ये स्टेशनरी हो, रुका हुआ हो, या कोई वस्तु चल रहा हो, मोशन में हो, एक वस्तु ये रुका हुआ है, एक वस्तु ये मोशन में है, तो ये जो रुका हुआ वस्तु है ये रुका हुआ ही रहेगा, और जो चलता हुआ वस्तु है वो चलता ही रहेगा स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, ये नहीं कि ऐसे 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 टेढ़ा नहीं भागेगा, जो चल रहा है एकदम स्ट्रेट लाइन में। तो रुका हुआ वस्तु रुका हुआ ही रहेगा और चलता हुआ वस्तु चलता हुआ ही रहेगा। कब तक? जब तक इन पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो जाए। अगर ये रुका हुआ वस्तु पर फोर्स लग गया तो ये चलने लगेगा, और अगर ये चलता हुआ वस्तु पर अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा दिया जाए तो ये रुक भी सकता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है, फर्स्ट रूल ऑफ मोशन, कि अगर कोई वस्तु रुका हुआ है या कोई वस्तु स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो तब तक रुका हुआ रहेगा या चलता हुआ रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स काम करना शुरू नहीं कर देता है। यानी कोई भी वस्तु रुका हुआ ही रहेगा, उसको चलाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, या कोई वस्तु चलता ही रहेगा, उसको रोकने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। ये हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। अब उसका दूसरा रूल समझते हैं। न्यूटन्स का दूसरा लॉ कहता है कि जैसे ये वस्तु रुका हुआ था और इस पर हमने फोर्स लगाया, क्या है, ये वस्तु रुका हुआ था और हमने फोर्स लगाया, तो इस वस्तु पर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो इसको पुश करेंगे या पुल करेंगे, जो भी करेंगे, तो इसमें एक मोशन उत्पन्न होगा। मोशन उत्पन्न होने से इसमें क्या उत्पन्न होगा? एक्सीलरेशन उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? एक्सीलरेशन। ये वस्तु में फोर्स के कारण जो एक्सीलरेशन उत्पन्न होगा वो इस पर लगाए गए फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। यानी जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा एक्सीलरेशन, फोर्स जितना होगा उतना ही एक्सीलरेशन होगा। इसका मतलब वो फोर्स जितना ज़्यादा लगाएंगे एक्सीलरेशन उत्पन्न उतना ज़्यादा रहेगा। अगर समझिए फोर्स लगाएं 2 न्यूटन तो एक्सीलरेशन 4 हो रहा है, तो अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी एकदम यूनिफॉर्म में बढ़ेगा। यूनिफॉर्म जो भी फोर्स लगेगा उत्पन्न एक्सीलरेशन उसके प्रोपोर्शनल होगा। और क्या है कि अगर वस्तु का वेट मान लिया अगर m है, तो फोर्स लगाने से जो एक्सीलरेशन उत्पन्न होगा वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी ये एक्सीलरेशन जो है निर्भर करेगा हमारे फोर्स पे, कि हम फोर्स जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा एक्सीलरेशन उत्पन्न होगा, और अगर फोर्स हम एक बार लगाना शुरू कर दिए, फोर्स नहीं चेंज कर रहे हैं, तो मास जितना ज़्यादा होगा उतना कम एक्सीलरेशन उत्पन्न होगा। अगर मास कम रहेगा तो एक्सीलरेशन ज़्यादा। ऐसे भी देखो, अगर ये हल्का सा वस्तु है, इस पर
ऐसे हल्का सा ठेले तो इसमें स्पीड आ गया। और यही इसके जगह कोई बहुत भारी वस्तु रहेगा, उसको हल्का सा ठेलेंगे तो उतना स्पीड पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा। यानी जितना ज़्यादा मास होगा उतना एक्सेलरेशन कम उत्पन्न होगा, और जितना ज़्यादा फोर्स रहेगा उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा। ठीक है, इसी चीज़ को कहते हैं न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम आते हैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे, थर्ड और फाइनल लॉ। ये कहता है कि अगर ये कोई वस्तु है, इसको आप ठेलते हैं, पुश करते हैं, पुल करते हैं, जो भी करते हैं, मान लीजिए इधर से पुश कर रहे हैं, तो ये आपको भी उसी ताकत से पुश करेगा। यानी जितना ताकत आप इस पर लगा रहे हैं उतना ताकत ही ये भी आप पर लगाएगा, और इक्वल में होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। आप इसको इस डायरेक्शन में ठेल रहे हैं, ये आपको इस डायरेक्शन में ठेलेगा। यानी इसको अगर प्लस इंडिकेशन दे तो ये माइनस इंडिकेशन होगा। ठीक है, ये कहता है, हिंदी में बोले तो इसको कहते हैं हर क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। बराबर का मतलब जितना ये था उतना ये, और विपरीत का मतलब साइन में उल्टा, डायरेक्शन में उल्टा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर इसको पुल करेंगे अगर, तो जितना ताकत से आप इसको पुल कीजिएगा, ये वस्तु भी उतना ताकत से अपनी तरफ पुल करेगा। ये फोर्स का डायरेक्शन इधर था और ये फोर्स का डायरेक्शन इधर हो गया। तो ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। क्लियर है? इसी के कारण जो है, जैसे जो बंदूक से जब गोली चलती है तो इसमें से जब गोली निकलता है तो बंदूक भी जो है पीछे की तरफ पुश होता है। इसीलिए गोली चलाने वाला बंदूक को अच्छा से पकड़ के रखता है ताकि वो पीछे नहीं फेंका जाए, नहीं तो ये गोली आगे जाएगा और बंदूक चलाने वाले को पीछे फेंक देगा। जितना ताकत से ये जाती है उतनी ताकत से ये भी पीछे की जाती है। तो यही कहलाता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले क्लास में हम मोमेंटम और इसके जो बाकी कंटेंट है, इनर्शिया वगैरह, ये सब सीखेंगे।